अगला है हमारा निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रेट और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इनकी जब अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट और यहाँ पर पानी। ऐसी दूसरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करने पर सोडियम सल्फेट और पानी मिलेगा। अगला सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। अगला है बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से करने पर बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होगा। अब इन्हें हमें करना है बैलेंस। तो सबसे पहले एक एक तत्व को हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर एक है, तो सबसे, और उधर भी देखेंगे वहां पर कितना है, दो। पहले पूरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर नाइट्रोजन का दो का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ दो है। ऑक्सीजन 3 2 5 है, या 6 और 1 7 है। अभी पूरी की पूरी अभिक्रिया अनबैलेंस है, तो एक से शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, दो है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, दो। तो जैसे ही हमने हाइड्रोजन को दो किया, नाइट्रेट भी कितना हो गया, दो, और ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 6 और 2 8। और यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन अभी अनबैलेंस है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन को कितना करना पड़ेगा, दो। तो जैसे दो ये और 6 ये 8, और दो ये 6 ये 8, ऐसे नाइट्रोजन बराबर हो गया, कैल्शियम भी बराबर। तो पहली अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। अब हम दूसरी देखते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले सोडियम कितना है, यहाँ पर दो, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना है, एक, और यहाँ पर कितना है, दो। तो सबसे पहले इसको दो करते हैं। जैसे इसको दो किया, ऑक्सीजन कितना हो गया, दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, दो। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दो और दो 4 है, और यहाँ पर कितना है, दो, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा, 4। अब चेक करते हैं, दो नाइट सोडियम, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन भी दो, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 4, और सल्फेट 1। तो इधर भी देखते हैं, सोडियम दो, सल्फेट 1, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 2 4, ऑक्सीजन भी 2, 4 6, यहाँ बराबर। तो दूसरी अभिक्रिया भी कैसी हो गई, बराबर। तीसरी देखते हैं। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, नाइट्रेट 1, नाइट्रेट। ये अभिक्रिया ऑलरेडी बैलेंस है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। तो यहाँ क्लोरीन करते हैं 2। जैसे 2 किया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, सल्फेट। तो यह अभिक्रिया भी कैसी है, बराबर। इस प्रकार से हम अभिक्रियाओं को सॉल्व करते हैं, अभिकारक और उत्पादों को देखकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलने पर मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट और जल। दूसरा है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉम्बिनेशन होगा तब बनेगा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। अगला है एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड मिलकर बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। और इधर बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट मिलकर बनाएगा बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और यहाँ पर CO2। ये मिलकर बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। साथ में हमें संतुलित भी करना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे। यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ भी 4 है, और हाइड्रोजन भी 2 है। ये ऑलरेडी संतुलित है, इसको करने की जरूरत है ही नहीं। अगला है जिंक, जिंक और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पर होगा क्या, जिंक नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर बैलेंस देखते हैं, जिंक 1 है, जिंक 1 है, सिल्वर 1, सिल्वर 1, नाइट्रेट यहाँ पर कितना है, 2। तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा,
2। तो जैसे यहाँ 2 करेंगे तो सिल्वर कितना हो जाएगा 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा 2। अब जाके कैसी हो गई बैलेंस। अगला है एल्यूमिनियम और यहाँ पर कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम किसके साथ हो जाएगा, क्लोराइड के साथ मिलकर बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर बराबर है क्या। तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ पर करेंगे एल्यूमिनियम 3 2 5 क्लोरीन 2। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिले तो सबसे पहले एलसीएम करेंगे 3 और 2। तो यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम कितना, 2 करके देखते हैं। तो इधर एल्यूमिनियम 2 किया तो यहाँ भी 2 2 किया 6, और क्लोरीन को भी कितना करना पड़ेगा 6, तो 3 कॉपर हो गया। यहाँ भी कितना कर देते हैं 3। अगला है, ये भी बैलेंस हो गया, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पोटेशियम कितना है 2, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा 2। तो जैसे 2 किया क्लोरीन भी कितना हो गया 2, और यहाँ भी ऑलरेडी 2 है, तो ये अभिक्रिया भी हमारी बैलेंस हो गई। अगला है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। जैसे पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड की अभिक्रिया होने पर पोटेशियम आयोडाइड तथा बेरियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। दूसरा है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट के जब वियोजन किया जाएगा तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तीसरा है हाइड्रोजन और क्लोरीन। जब ये दोनों गैसेस मिलेंगी तब मिलेगा वो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये दोनों मिलकर बनाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr, बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI। अब यहाँ पर पोटेशियम ने अभिक्रिया की आयोडीन के साथ और बेरियम ने की ब्रोमाइड के साथ, तो ये बना पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखते हैं यहाँ पर इसके तत्व बराबर है या नहीं, यानी संतुलित है कि नहीं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, ब्रोमीन 1 है, वहां ब्रोमीन 2 है, यहाँ मामला गड़बड़ है। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। तो ब्रोमीन जैसे यहाँ 2 किया, पोटेशियम भी कितना हो गया 2। इधर सिंगल है पोटेशियम तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा डबल। जैसे यहाँ किया तो आयोडीन भी कितना हो गया 2, और यहाँ भी आयोडीन 2, बेरियम बराबर बेरियम बराबर। इसका मतलब ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अगला है जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। जब इसका वियोजन किया जाएगा, जब वियोजन हो रहा है तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया, वो वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जब इसका वियोजन किया जाएगा तो यहाँ पर बनेगा जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जिंक और जिंक बराबर है, ऑक्सीजन 2 3 बराबर है, कार्बन भी बराबर है। इसका मतलब यह अभिक्रिया भी संतुलित है। अगला देखते हैं, हाइड्रोजन कभी कोई गैस को सिंगल नहीं लिखा जाता, इसलिए H2। क्लोरीन भी यहाँ पर Cl2 लिखा जाएगा, और ये दोनों मिलकर बनाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों गैसेज मिल रही हैं, यानी संयोग हो रहा है, तो उसी हिसाब से ये हो गई संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 1, वो 2, यहाँ पर कितना है 1, तो इसको कितना करना पड़ेगा 2। जैसे ही हाइड्रोजन को 2 किया, क्लोरीन भी कितना हो गया 2, और यहाँ पर भी कितना है 2। इसका मतलब यह अभिक्रिया भी संतुलित हो गई। अगला है यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और निकल जाएगी H2। तो यहाँ पर ये तत्व विस्थापित होके अपना स्थान ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, वो विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 2, और क्लोरीन भी यहाँ पर कितना है 2। इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी होगी, संतुलित। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो पहली है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया।
जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई ऐसा उत्पाद बने जिसमें ऊर्जा भी साथ में निकले, इसका मतलब उसमें छिपी हुई थी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती ही बनती है और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा। इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसके अंदर क्या छिपी हुई थी, ऊष्मा। अगली है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा को सोखने वाली। जैसे जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या है, ऊष्मा इसके अंदर छुपी हुई है, तो अवशोषित हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो बुझा हुआ चूना मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये कैसी थी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो उत्तर है इसका कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जा सकता है। पहला है कि क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। दूसरा है इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे ये रहा हमारा ग्लूकोज, और जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ये पानी, और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा, ऊर्जा के रूप में। तो इसलिए हम कह सकते हैं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में कोई दो या दो से अधिक उत्पादों में विकसित हो जाता है। जैसे ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हमने अलग अलग किया तो ये फेरस ऑक्साइड, इधर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अलग अलग उत्पादों में विभक्त ये हो गया। तो ये कैसी हो गई, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी संयोजन। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर, एकत्रित होकर, मिलकर यानी जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, अर्थात दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, जल, और बैलेंस के लिए यहां पर दो लगा दिया। अगला क्वेश्चन है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। जिसमें पहला है ऊष्मा के द्वारा वियोजन। अब ऊष्मा के द्वारा वियोजन कौन सा होता है, जैसे ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट का तापन करने पर हमें लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। दूसरा है प्रकाश के द्वारा वियोजन। जब सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाएगा तो ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगी। ऐसे ही है विद्युत द्वारा वियोजन। तो जब अम्लीकृत जल को विद्युत द्वारा प्रवाहित कराते हैं तो एनोड पर हाइड्रोजन स्थापित हो जाती है और कैथोड पर ऑक्सीजन स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी ये तीन अभिक्रियाओं के द्वारा हम वियोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं, ऊष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विविस्थापन व विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो पहला है विस्थापन अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। जैसे जिंक है और कॉपर क्लोराइड है, आपस में जब अभिक्रिया हुई तो जिंक ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बना दिया और अकेला तत्व क्या बचा रह गया, कॉपर। ऐसे यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ऐसे ही जो दूसरी अभिक्रिया है वो द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे सोडियम है, उसने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया और H और OH मिलकर यहाँ पर जल बना दिया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया की अभिक्रिया लिखिए। तो जो कॉपर है उसकी अभिक्रिया के साथ होगी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पर कॉपर किसके साथ अभिक्रिया करेगा? नाइट्रेट के साथ। और यहाँ पर जो Ag है वो यहाँ पर अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अगला है कि वो उत्तर है इसका ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता हो जो विलयन से पृथक हो जाता है, जैसे ये सफेद अवयव है। तो यहाँ पर जो Ag है उसने अभिक्रिया किससे की? क्लोरीन से। तो बन गया क्या? सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर जो सोडियम है उसने अभिक्रिया किससे की? नाइट्रेट से। तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। तो ये हमें सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया। यही है अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। पहला है उपचयन और दूसरा है अपचयन। तो देखते हैं उपचयन। ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जैसे अभिक्रिया देखते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। जब इनकी आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें साथ में कॉपर मिलता है और जल मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो कॉपर है वो यहाँ पर ऑक्सीजन से अलग हो रहा है, या मतलब ऑक्सीजन यहाँ से टूट रहा है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इसलिए हो गया ये उपचयन। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए कैसे हो गया? इसलिए कैसा हुआ? अपचयन। ठीक है। क्वेश्चन है अगला। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो देखते हैं कौन सा है काले रंग का यौगिक। यह एक चमकदार तत्व कॉपर है, जिसको हम Cu से प्रदर्शित करते हैं। कॉपर धातु है। जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह उपचयित होकर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर जो कॉपर है उसने किससे अभिक्रिया की? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ इसका रंग कैसा होगा? काला। तो जो पदार्थ था वो कौन सा था? कॉपर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर है कि लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता। इस तरह लोहा पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता, यानी इसमें जंग नहीं लगती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों की गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थों जैसे चिप्स आलू की, उन्हें हम नाइट्रोजन से प्रभावित उसमें पैकेट में नाइट्रोजन भर देते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं हो पाती, विकृत गंधित मतलब उनकी विकृत गंधिता नहीं हो पाती। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। उसमें पहला है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता। देखते हैं संक्षारण को पहले। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित
आर्द्रता यानी नमी एवं अम्ल के संपर्क में आती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। जैसे कोई मैं लोहे की मान चलो एक टुकड़ा ले लेता हूं और ये रखा रहने दो काफी समय तक, तो आप देखोगे इसके ऊपर एक परत चढ़ गई, तो परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संक्षारण। जब लोहे का संक्षारण होता है तो क्या उसको बोलते हैं? जंग लगना। यानी इस पे जो परत चढ़ी है तो मतलब लोहे को क्या लग गई? जंग। उदाहरण देखते हैं कि सिल्वर धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की काली परत, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ना तथा लोहे के ऊपर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत का चढ़ना इत्यादि इसके उदाहरण हो सकते हैं। अब हम चलिए अब देखते हैं विकृत गंधिता। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं, जिसके कारण इसका स्वाद एवं गंध बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको रोक कैसे सकते हैं वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, दूसरा वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, यानी ऐसे बर्तन जिसमें वायु प्रवेश ना कर सके। उदाहरण देखते हैं। चिप्स की थैली लंबे समय के बाद उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है तथा इससे खराब गंध आने लगती है क्योंकि यह उपचयित हो जाता है। तो ये थे हमारे विकृत गंधिता।